ऑन कर लीजिए भाई। वीडियो ऑन, आवाज आ रही है? लेट मी क्लियर कि मैं सुनाई दे रहा हूँ या आप लोगों को या नहीं? जी सर। जी सर। क्लियर है सर, आ रहा है सर। मुझे आज लगभग 2-3 घंटे पढ़ना पड़ा आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस मेरे दिमाग से भी निकल गई। बाकी आप लोग अभी सवाल नहीं लगाए, नहीं क्यों? क्या मतलब कोई एग्जाम भी नहीं? आप लोग जो सवाल दिए थे डीपीएसपी वाले, वो भी आप लोगों ने हल नहीं करके भेजे। मेजोरिटी में लोग जो है कर नहीं रहे। ऐसा क्यों? सवालों को तो लिखिए भाई। भारत गौतम गौरव नहीं, आप लोगों ने क्यों नहीं लिखे? आंसर राइटिंग ना करने का कुछ कारण? सर आवाज नहीं आ रही सर। पूछ रहा हूँ आंसर राइटिंग क्यों नहीं करी आप लोगों ने? सर किया मैंने सर, भेजा आपके पास सर। 1-2 नहीं भेजा है, बस 2-3 के ही आए। जी सर, मैंने भेजे थे सर क्वेश्चन आपके पास। सोनू कुशवाहा, शिवम पुंडीर, राहुल भारद्वाज, हिमांशु चौहान, सर लिख देंगे। संजीव परिहार, संस्कार तिवारी, इन्हें नहीं भेजा कुछ? सर लिख लिए हैं सर, मैं सर पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। और कृपया करके व्यक्तिगत फोल्डर में मत भेजिए कोई चीज, पर्सनल विंडो पे कुछ मत भेजिए। जो डालना ग्रुप पर डालिए। कई लोगों ने व्यक्तिगत दिया, 1-2 लोगों ने मैंने देखा भी नहीं कि मेरा वैसे मोबाइल में 50,000 फोटो पड़े हुए, मैं बिना बात के उसमें आपकी बरसात को नहीं सेंड करने, उसमें डालेंगे तो मैं जरूर चेक करूँ। ग्रुप में आप डाल दीजिए आई हैव नो ऑब्जेक्शन, और उसी में मैं देख पाऊँ भेजा है, लेकिन पर्सनल विंडो मत भेजिए। ये प्रतीक्षा ने डाला है, और तो किसी का मुझे दिख नहीं रहा। किसी ने पर्सनल विंडो भेजा होगा तो उससे कोई लाभ नहीं, कम से कम 50 दर्जा नीचे पहुंच गया होगा इसमें। पूरे दिन में मैसेज आते रहते हैं ना। गौरव यादव ने भेजा है? नहीं, गौरव कुमार ने भेजा है। ने भेजा गौरव ही था, अब मिल भी नहीं रहा मुझे। रीसेंड कर दीजिए उसे ग्रुप पे, मिलेगा भी नहीं इतनी आसानी से। वो तो तभी भी रहता है, उसके आधे एक घंटे के भीतर ही कम से कम 50 दर्जा नीचे पहुंच जाता है वो, इसलिए ग्रुप पर रहेगा तो मैं विल चेक। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज को समझते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, तो भाई आज की डेट में जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो 233 हैं। पूरी स्टैंड 250 थी तो 12 निकाल दीजिए, 233 543, ये दोनों नंबर बिल्कुल कांस्टेंट है, 233 और 543। अब जो इसका फार्मूला है वो मेंबर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट में, जितने भी एमएलए होते हैं हर स्टेट में, वो सब हिस्सा लेते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, जम्मू और पांडिचेरी,
जम्मू कश्मीर में असेंबली अभी बनी नहीं है, तो एक ऑर्डर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वहां कोई बता पाएगा कि क्या स्थिति है इस बार के इलेक्शन में? जम्मू कश्मीर से किसी ने वोटिंग करी है नहीं करी? सर अभी नहीं करी है, मुझे नहीं मालूम, सर। बताएं। नहीं है सर, नहीं है सर। इस बार में हुआ है कि नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर विधानसभा का नहीं है वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है सर कुछ भी। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है सर। संवैधानिक पोजीशन क्या है? यस सर। ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, संवैधानिक पोजीशन क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो सीधा सर ये ऐसा है ना कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो भी है वो पूरा ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो सकता या उसको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि हम तो मान लीजिए कहीं एमएलए जैसे वहां तो है ही नहीं, अभी बाद में बनेगी तो एमएलए आएंगे तो वो बोल दें कि हमने तो प्रेसिडेंट के लिए वोट ही नहीं किया तो हम इनको कैसे मान ले। तो सर ये कोई एक बेसिस नहीं बनता कि जिससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है खारिज कर दिया जाए। ये बात आप किस आधार पर कह रही हैं? सर ये बुक में पढ़ा है मैंने। ठीक है, लेकिन ये समस्या सबसे पहले कब आई? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है सर ये मुझे याद नहीं, कोर्ट का डिसीजन जो है। अच्छा, गुड 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 गुड। चलिए इस पर भी डिस्कस करेंगे। अब इलेक्टोरल कॉलेज पे चलते हैं, सीधे सीधे एमएलए हो गया और प्लस दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों को क्या आप में से कोई बताएगा कि दिल्ली और पांडिचेरी को की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति संविधान के किस संशोधन से दी गई? सर किस ईयर में दी गई? सर 1992 के आसपास होगा मेरे आई थिंक। अच्छा, मान लिया। तो अब हम जब निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो एमएलए के मतों का मूल्य सीधे सीधे उस स्टेट की पॉपुलेशन में उस स्टेट की जितनी भी एमएलए हैं उनसे भाग लगा दो और 1000 का गुणा कर दो तो मतों का मूल्य आ जाएगा। अब इस फार्मूले को क्यों रखा गया, पहले तो हम इस पर विचार करें और ये फार्मूला को थोड़ा एनालाइज भी करें। ठीक, पहली चीज ये जान लीजिए, ये जो फार्मूला है ये आप मुझे ये बताइए कि ये जो टोटल पॉपुलेशन जो शब्द आया है कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं ना पूछूं, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ये जो टोटल पॉपुलेशन शब्द आया है ये पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन है? इसमें क्या 18 साल से उम्र वाले सम्मिलित हैं या नहीं है? संजीव परिहार आप बताइए। सर 18 साल से सर इलेक्टोरल पूछ रहे हैं सर आप? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जब वो कह रहा है ना कि एमएलए की संख्या को टोटल पॉपुलेशन से भाग कर दीजिए, तो मैं टोटल पॉपुलेशन में ये पूछ रहा हूँ टोटल पॉपुलेशन कौन सी है? ये 18 वर्ष से ऊपर वाली पॉपुलेशन है, नीचे वाली भी शामिल है? सर इसमें नीचे वाली भी होगी सर, टोटल पॉपुलेशन में तो सर सारी पॉपुलेशन होगी। चलिए अगला मेरा सवाल ये है कि
पॉपुलेशन है ये कब की पॉपुलेशन है? 2021 की जनगणना वाली है, 11 वाली है? सोनू कुशवाहा आप बताइए। सर 21 की तो अभी आई नहीं है, 11 वाली ही होगी। गुड गुड, वेरी वेरी गुड। राहुल भारद्वाज आप बताइए, क्या ये 21 वाली जनगणना है या 11 वाली है? सर 11 वाली है, 21 की नहीं आई अभी। शाबाश शाबाश शाबाश, well done। आशीष बेदी जी आज आप प्रकट हो गए, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके प्रकटन से। आप ही बता दीजिए। सर मुझे तो प्रीवियस वन लग रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? सर जैसे अगर 2022 की अगर उससे देखा जाए तो 2021 का ही लग रहा है। कमल शर्मा जी आप बताएं जरा। सर 2011 सर। अच्छा, गोविंद यादव आप बताएं। सर 2011 की जनगणना के अनुसार सर लिया गया है सर, 2021 की तो अभी आई भी नहीं है सर। संजीव परिहार आप बताएं। जी सर 2011 का ही बेस मानेंगे सर, अभी 21 का भी डेटा, फाइनल डेटा आया भी नहीं। हिमांशु चौहान आप बताएं। सर 2001, क्योंकि जो सीटों का निर्धारण है वो पहले से ही है, 2011 से नहीं है, तो उसी बेसिस पे 2001 का मानेंगे मेरे हिसाब से। भाई शिवम पुंडीर इनमें से कौन सही बोल रहा है? ये तो 2001 पे आ गए। सर 2011 तो नहीं है किसी कीमत पे। जो सर सीटों वाली जो जनसंख्या है वो सर 2001 ही होगा मेरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने केवल कोई संविधान की जरूर वैसी किताब पढ़ी है, टिपिकल आइडियल किताब पढ़ी है। सर आवाज नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपने संविधान की किताब पढ़ी, बिल्कुल आइडियल किताब पढ़ी है। इतने सटीक जवाब आप दे रहे हो कि बिल्कुल आदर्श किताब लग रहा है पढ़ना। लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है सर बस। एक्चुअली ये जो पॉपुलेशन का डाटा है ये 1971 का है, और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप लोग, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, और एक बेसिक चीज आप लोगों ने गौर नहीं करी है। पता नहीं कैसे नहीं पता। 1971 का डाटा है, और 1971 के डाटा को संविधान संशोधन से फ्रीज कर दिया गया है कि इसी के आधार पर निर्णय होगा। उसका भी कारण बताऊंगा क्यों किया गया। मतलब इंटरव्यू बोर्ड में अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया और आप जवाब नहीं दे पाए तो 100 से कम ही अंक आएंगे, 100। मतलब ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको नहीं पता। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों लोग सफल नहीं हो पाते। 1971 का डाटा है। डाटा इसलिए है कि आपको पता है इसमें यूपी की पॉपुलेशन आज भी 8 करोड़ लिखी हुई है, क्योंकि यूपी पॉपुलेशन 22 करोड़ पहुंच चुकी है। 71 का डाटा इसलिए है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है उसमें 42वां संविधान संशोधन विधेयक किया गया और उससे ये फ्रीज किया गया। और उसके बाद जब 42वें की लिमिट खत्म हो गई तो संसद ने 84वां संविधान संशोधन विधेयक किया, स्पेशली इसी के लिए 84th। और 84th में ये 2036 तक फ्रीज है डाटा। 2036 तक जितने चुनाव होंगे उनमें इसी डाटा पर एनालाइज किया जाएगा। आप समझ लीजिए ऐसा क्यों है, बहुत समझ के ये सब संसद ने किया है। उसका कारण ये है कि अगर ये न किया जाए, अब इस फार्मूले में इसका राज छुपा हुआ है। फार्मूला फिर ध्यान से देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए। मान लीजिए अगर ये डाटा इस तरह से फ्रीज न किया जाए
और इसी पॉपुलेशन के बढ़ते हर 10 साल में इस डाटा को चेंज कर दिया जाए। तो जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है बहुत ज्यादा, या तो बाई वे ऑफ इमाइग्रेशन बढ़ी है, या वहां की जो फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा है, तो उन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाएगा। और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है उनका रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जिन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग पर ज्यादा जोर दिया उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाए, और जिन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया और उनकी पॉपुलेशन अंधाधुंध बढ़ती रही उनकी बेटर प्रतिनिधित्व हो जाए। अगर हम उसी डाटा को फ्रीज ना करें तो आज यूपी में विधायकों की संख्या 1000 से प्लस पहुंच जाएगी, जो 403। और जिन स्टेट्स ने, अब आप पॉपुलेशन आपके कोर्स में, इसीलिए मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पॉपुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों आपके कोर्स में, जिन स्टेट्स ने 1970 के दशक में या 60 के दशक में जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ देखी है, और यूपी और एमपी और इनकी नॉर्दर्न इंडिया की देखी है, तो सदर्न स्टेट्स ने डिमांड किया कि हमारी पॉपुलेशन चूंकि काबू में है और हमारी पॉपुलेशन बहुत नहीं बढ़ रही है और इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही, और ये अगर हम 71 से 81 का डाटा लेते हैं और 91 का, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्दर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। तो एक तरह से फैमिली प्लानिंग करने का ही हमें नुकसान होगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन और कम हो गया फैमिली प्लानिंग करने। तो इसीलिए इस डाटा को 2036 तक के लिए 2 बार संविधान संशोधन हुआ है। तो 71 की पॉपुलेशन के आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसीलिए जो वोटिंग पैटर्न 71 का था, जितने एमएलए के मतों का मूल्य 71 के इलेक्शन में था, उतना ही मतों का मूल्य आज 2022 के इलेक्शन, 50 साल बाद। अन्यथा ये डाटा कुछ और होता। आगे चलते हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना, अब हम और आगे चलते हैं, फार्मूले का और विश्लेषण करते हैं। अब आप एक चीज देखिए सीधे सीधे कि इसमें, इस फार्मूले में यूपी जो सबसे मैक्सिमम नंबर पे है, उसमें 403 विधायक। यूपी की पॉपुलेशन इसमें लगभग 8 करोड़ 48 लाख मानी गई है, जो 71 की पॉपुलेशन, 8 करोड़ 38 लाख, 48 ने 38, 8 करोड़ 38 लाख जब आप करते हैं डिवाइड 403 से और 1000 का गुणा करते हैं, तब 208 के आसपास आता है एक एमएलए के मतलब। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब इसी क्रम में हम हाईएस्ट जो है, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है 71, और जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो सिक्किम की। सिक्किम में 2,09,000 के आसपास पॉपुलेशन, और एमएलए की संख्या 30। है बल्कि मिजोरम में 3,32,000 की पॉपुलेशन, 91 की 71 के सेंसस। अब 2 लाख की पॉपुलेशन पर 32 एमएलए, एक एमएलए के मतों का मूल्य आया 7 और मिजोरम में आया 8। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग जो पॉपुलेशन है 71 के हिसाब से वो 4,67,000 के आसपास। आज वो बहुत बढ़ गई, आज के डाटा में ज्यादा हो। 60 एमएलए, मोटा मोटा आप जान लीजिए 7,791 आता है। मैंने कैलकुलेट भी किया, 7,791 आता है, यानी मोटा मोटा मान लें 8,000, यानी वहां 8,000 व्यक्तियों पे एक एमएलए इलेक्ट होता है। अगला आंध्र प्रदेश का एग्जांपल है।
आंध्र प्रदेश में जो पॉपुलेशन मानी गई है वो 2,78,000 के आसपास मानी, 71 के पॉपुलेशन। और जब स्टेट बीच में आपका प्रश्न होगा कि साहब बहुत सारे स्टेट्स का डिवीजन हो गया, तो ये पॉपुलेशन निकाल ली जाती है जिलों को जोड़ के, जो जिले उस हिस्से में गए, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस जो है जिलावार होता है, सारे जिलों का एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, 75 जिले इकट्ठा कर यूपी का आ जाएगा, एमपी के 60 जिले 70 जिले जितने भी उनका इकट्ठा कर लीजिए एमपी का, तो जिलावार होती है सेंसस, क्योंकि डीएमई उसका नोडल होता है, तो डीएमई कराता है। ये 2,78,00,000 के आसपास आबादी है और 175 एमएलए है आंध्रा में। तो एक एमएलए 1,58,000 पे, 1,58,000 पॉपुलेशन पे एक एमएलए, मोटा मोटा मान ले 1,60,000। वही अरुणाचल में 8,000 पे एक एमएलए और यहाँ 1,58,000 पे। अब यूपी का नंबर लीजिए हाईएस्ट, 8,38,00,000 पॉपुलेशन, 403 एमएलए, लगभग 2 लाख पर एक एमएलए। ये तो 71 का डाटा है, सबसे ऑलमोस्ट 3 गुनी पॉपुलेशन हो चुकी है, 2.5 से 3। हम मान सकते हैं कि लगभग 5 लाख पर एक एमएलए होता है, 4-5, तो 2 लाख पे। अब वही नॉर्थ ईस्ट में कम जनसंख्या पर एक एमएलए और यूपी में ज्यादा जनसंख्या पर ही, अगर हम नॉर्थ ईस्ट का फार्मूला यूपी में लागू कर दें और यूपी का फार्मूला अगर नॉर्थ ईस्ट में लागू करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में तो हो सकता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें एक ही एमएलए बैठेगा, इतनी पॉपुलेशन कम, और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए मान लीजिए वहां 4,67,000 अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 2 लाख पे आज की डेट में एक एमएलए, यानी कि केवल पूरे अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से 2 एमएलए होने थे, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट वाइज वेरी करता है। और एक चीज और है, पॉपुलेशन का जो सेटलमेंट होता है वो हर स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। दुनिया में इसका पहला उत्तर ही, अगर आपसे सवाल ये करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, डिस्क्रिपेंसी क्यों है, इतनी ज्यादा विभिन्नता क्यों है, विविधता है विभिन्नता के साथ, और कहीं स्टेट के मतों का मूल्य ज्यादा है, कहीं स्टेट के मतों का मूल्य कम है, तो इसमें इक्वलाइजेशन कैसे लाया जाए? इक्वलाइजेशन लाने के लिए जो फॉर्मूला है ये सबसे बेहतर है। नंबर 1, तो जब एमपी के मतों का मूल्य निकाला जाता है तो सारी स्टेट्स के मतों का मूल्य जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर दिया जाता है। सारी स्टेट्स के एमएलए के मतों का मूल्य जब हम जोड़ लेते हैं तो लगभग आप जान लीजिए कि उसे जो है फिर डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1971 से लेके आज तक जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन 54 करोड़ है, 54 करोड़ के आसपास 71 में पॉपुलेशन थी देश। 54 करोड़ के डाटा पे ही सारा इलेक्शन होता प्रेसिडेंट का। 54 करोड़ पॉपुलेशन पर लगभग जो टोटल जो एमएलए हैं वो 4,120 के आसपास, इस बार भी 4,120 ही, 4,120 के आसपास एमएलए, कुछ बड़े भी पिछले इलेक्शंस में। उत्तराखंड में कुछ 10 सीटें बढ़ गई, कहीं कुछ बढ़ गया, कहीं कुछ बढ़ गया, वो माइनर चेंजेस है, बहुत परसेंटेज में 10-5% से ऊपर ही नीचे नहीं हो। तो 4,120 एमएलए, पॉपुलेशन कितनी मानी गई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? देश की 54 करोड़। गांधी जी बहुत कहा करते थे 33 करोड़ हिंदुस्तान, 33 करोड़, यानी 1940s के आसपास 33 करोड़ की आबादी। एक रोचक चीज साथ में बताना चाहूंगा, आप 1950 में यूएसए की आबादी देखिएगा इंटरनेट पर,
फिर 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 2011 में, 2021। यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है फिर मुझे बताइएगा आज ही अभी मीटिंग देख लीजिएगा, बीच में मैं जाऊंगा आउट करके थोड़ी देर के लिए, तब देख फिर मुझे बताइए कितना % बढ़ी है। तो मूल बात पे लौटते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो टोटल 54 करोड़ की आबादी पर जो एमएलएज हैं, एमएलए 4120 बैठे, आबादी 54 करोड़, सीधा सीधा भाग लगा दिया उनके मतों के मूल्य के आधार पर। क्योंकि कहीं उत्तर प्रदेश में एक एमएलए के मत का मूल्य 208 है और वही हिमाचल प्रदेश में 51 है, सिक्किम में 7 है। तो 5,49,495 के आसपास बैठता, 5,49,000। अब अगला फार्मूला इक्वलाइजेशन को लाने के लिए, ये जो डिस्पैरिटी है इसको इक्वलाइज कैसे किया? इक्वलाइज किया गया इसे कि जितनी भी 31 स्टेट्स इसमें हिस्सा ले रही उनके एमएलए के मतों के मूल्य को डिवाइड कर दिया गया टोटल नंबर ऑफ एमपी, लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्टेड एमपी, नॉट नॉमिनेटेड। तो 543 और 233, सीधे सीधे 776 हो। हमने 31 स्टेट्स के एमएलए के मतों का मूल्य निकाला 5,49,495, इसे हमने डिवाइड कर दिया 776, तो अभीष्ट आया हमारा 708। और लोकसभा राज्यसभा अलग अलग कर लो तो सीधे सीधे 5, यानी एक एमपी के मतों का मूल्य अभीष्ट जो है 708। अब लोकसभा के एमपी का मत का मूल्य कितना होगा? 708 में 543 को गुणा करो तो 3,84,444 आ जाएगा। राज्यसभा में 233 का गुणा कर दो, राज्यसभा का टोटल जो है वो 1,64,996 आ जाएगा। तो इधर एमएलए के मतों का मूल्य यानी 4,120 एमएलए के मतों का मूल्य और 776 एमपी के मतों का मूल्य ऑलमोस्ट बराबर बैठता है। इसलिए ये फॉर्मूला इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए सबसे बेटर रिप्रेजेंट करता है, इससे बेहतर फॉर्मूला नहीं होता। यानी 4,120 एमएलए के मतों का मूल्य 5,49,495 और एमपी के मतों का मूल्य 5,49,408। 776 और 4,120, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चिंग 42, लगभग 6 टाइम्स के आसपास। तो टोटल मूल्य आ गया 10,98,903। ये तो एक डिवीजन हुआ। अब हर जगह पॉलिटिकल एफिलिएशन अलग अलग होता है। सिक्किम के कुछ एमएलए अपनी पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे, 30 में से 32 में से कुछ अपनी पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे। यूपी के कुछ एमएलए अपनी पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे, कुछ अपनी पार्टी के हिसाब से करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से करेंगे, जैसी उनकी आइडियोलॉजी जिसे वो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब ये तो हो गया टोटल। अब इसमें से पार्टी वाइज जो ज्यादा पा जाएगा दैट कैंडिडेट शैल स्टैंड सिलेक्टेड। प्रेफरेंशियल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो एसटीपी सिस्टम है, उस एसटीपी सिस्टम में जो ज्यादा पा जाएगा। जैसे कल बताया था इन बच्चों ने, जिसके नाम के सामने 1 लिख दिया, मतलब जिस जो प्रथम वरीयता है, अब तक जितने इलेक्शन हुए उनमें प्रथम वरीयता ही हो गई है एक बार को छोड़कर। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की दास्तान। फार्मूला समझ में ना आया हो अब बता दो, अभी 2 मिनट का वक्त है। और अगर कोई नहीं बोला तो मैं ये मानूंगा कि सबकी समझ में आ गया।
ठीक है, चलते हैं आगे। तो जैसा मैंने बताया, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव है वो अनअपोज था, 1950 वाला। उसकी कहानी ये है कि ऐसा कहा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब को सपोर्ट करना चाहते थे, जो कि ऑलरेडी गवर्नर जनरल थे। परंतु सरदार पटेल और कांग्रेस के अन्य संगठन के लोग बाबू राजेंद्र प्रसाद का ही चुनाव चाहते। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको शायद पता होगा, वो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले और उन्हीं के बारे में कहा जाता है द एग्जामिनी नोज मोर देन द एग्जामिनर। उनके लॉ डिग्री के दौरान उन्हीं के किसी शिक्षक ने लिखा था कि जो एग्जाम दे रहा है वो चेक करने वाले से भी ज्यादा जानता है। तो उनकी एक किताब मेरे पास भी है जो मैंने पढ़ी है, बहुत क्लिष्ट किताब है। मैं भी उसके 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद उसे बंदी कर दिया, उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत क्लिष्ट। थॉरो स्कॉलर थे और अल्टीमेटली जो नेहरू जी ने फर्स्ट कैबिनेट बनाई थी, इंटरिम गवर्नमेंट, संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बनने से पहले वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इससे पहले भी आपको याद हो, जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हो गया था कांग्रेस के इलेक्शन को लेकर, तब राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष। खैर, अल्टीमेटली पंडित नेहरू ने संगठन की बात मानते हुए सी राजगोपालाचारी का नाम ज्यादा प्रेज नहीं किया। ये सब कहानी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपका जानना जरूरी है फॉर एजुकेटिव पर्पस। सी राजगोपालाचारी साहब पर एक आरोप यह था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था, उतना नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950। उनका इलेक्शन मेरे को जहां तक याद आ रहा है, डेट आप देख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। संविधान सभा ने उन्हें निर्विरोध चुन दिया। 26 जनवरी की भी कहानी है। 26 जनवरी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्री नहीं थे। उनका मानना ये था, एक्चुअली हुआ ये कि 26 नवंबर को ही भारत का संविधान लागू हो गया, अब 2 महीने क्यों वेट किया जाए। तो पंडित नेहरू 1930 में 29 है लाहौर में रावी नदी के किनारे 29 है सर, 1929 सर। उस दिन को ऐतिहासिक बनाना चाहते। जैसा कि किताबों में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पूरी तरह से संविधान जो गणतंत्र जो है हम तभी होगा 26 जनवरी। 2 महीने तो बचे ही, 2 महीने बाद लागू हो गया 26 जनवरी। तभी से हम 26 जनवरी मनाते जा रहे हैं गणतंत्र दिवस, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त क्यों, मैंने आपको बताया भी था, लॉर्ड माउंटबेटन अपनी जीत की दूसरी सालगिरह मनाना चाहते थे, क्योंकि 14 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया था 1945, और माउंटबेटन आर्मी को हेड कर रहे थे। 46 में पहला साल और 47 में दूसरा। तो माउंटबेटन इस मूड में थे कि ये दिन दुनिया की छठे हिस्से की आबादी बहुत अच्छे से मनाए, तो उन्होंने 15 अगस्त का दिन चुना। ऐसा कई किताबों में लिखा हुआ है, खासतौर से फ्रीडम एट मिडनाइट में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। अल्टीमेटली पंडित नेहरू के कहने पर बाबू राजेंद्र प्रसाद एग्री हो गए कि 26 जनवरी 1950 को ही पूरी तरह से लागू किया जाए, और उसी दिन उन्होंने ही एज्यूम्ड ऑफिस। उस दिन से एक दिन पहले तक सी राजगोपालाचारी थे। जिस दिन वो एज्यूम करने जा रहे थे उसी दिन उनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई। तो उनका क्रीमेशन उन्होंने तब किया था जब वो
राष्ट्रपति की शपथ लेनी। अब देश में आम चुनाव हो गए 1951-52 में, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। जब आम चुनाव हो गए तो फिर ये फॉर्मूला था। ये फार्मूला तो तभी लागू हो सकता है जब विधानसभाएं बन जाए या लोकसभा राज्यसभा का गठन हो जाए। अभी तो संविधान सभा ही थी, संविधान सभा ने प्रोविजनल इलेक्शन कर दिया, ये अनअपोज्ड। अब दूसरा इलेक्शन जो था राजेंद्र प्रसाद जी का, वो 1952 में। 1952 में राजेंद्र प्रसाद के अपोजिट में एक उस जमाने के बड़े इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉलर थे, केटी शाह। केटी शाह को लेफ्ट ने खड़ा किया। मैं अभी आपको एक सज्जन का और नाम बताऊंगा जिन्होंने लगातार 4 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाई शुरुआत थे। वो कांग्रेस के ही नेता चौधरी हरिराम थे, रहने वाले हरियाणा के थे। चौधरी हरिराम भी लड़े सन 52 में इलेक्शन, लेकिन चौधरी हरिराम ही एकमात्र कैंडिडेट थे। एक्चुअली सभी लोग ये चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद जी का इलेक्शन निर्विरोध हो, लेकिन तब तक लेफ्ट की पार्टी जो थी, वामपंथी दल जो थे, उन्होंने केटी शाह का नाम चला। केटी शाह मैदान में कूद पड़े। केटी शाह भी उस जमाने के इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे और केटी शाह संविधान सभा के मेंबर थे। केटी शाह ने जब नॉमिनेशन अपना भर दिया तो मेन कैंडिडेट वो हो गए और चौधरी हरिराम साइड के कैंडिडेट। केटी शाह को लगभग 15% वोट मिले, बाबू राजेंद्र प्रसाद को लगभग 84% वोट मिले, बाकी 1-8% होने मिला होगा चौधरी हरिराम। केटी शाह इलेक्शन हार गए, यानी कि पहला इलेक्शन ही अनअपोज नहीं था, यूनानिमस नहीं था, सर्वसम्मति से नहीं था। लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है कि हमेशा लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। 1957 तक उनका पहला टेन्योर रहा बाबू राजेंद्र प्रसाद का, और 1957 में दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए वही खड़े हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और इस बार उनका जो वोट परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा था। मतलब पहली बार में 84% के आसपास था, दूसरी बार में वो बढ़ के 98-99% हो गया, क्योंकि उनके विरोध में केवल वही चौधरी हरिराम ने ताल ठोकी थी और कोई नहीं। कोई नहीं थे। चौधरी हरिराम को भी बहुत कम वोट मिले, मुश्किल से 1% से भी कम वोट। 99% वोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले एंड ही वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब 2-3 चीजें हुई उनके प्रेसिडेंशियल पीरियड में। तो आजकल बहुत वो था, पंडित नेहरू से हिंदू कोड बिल पर विवाद। हिंदू कोड बिल को पंडित नेहरू लागू करना चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर और तेजी से लागू करना चाहते थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद का कहना था, बिल था हिंदुओं के विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित नियमों को संकलित करते हुए उन्हें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुनर्लेखन किया जाना। विवाह और संपत्ति के विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित जितने नियम हैं उन्हें मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कोडिफाई किया जाना इज द हिंदू कोड। बाबू
बाबू राजेंद्र प्रसाद के दो मेजर ऑब्जेक्शन। पहला ये कि संसद में लोग जनता से इस मुद्दे पर चुन करके नहीं आए कि वह आपके विवाह संपत्ति और उत्तराधिकार में कोई परिवर्तन करने के लिए अधिकृत है या नहीं। दूसरा उनका मानना यह था कि ये धर्म से जुड़े हुए तीनों मैटर, विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति, इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल। तो जो उस समय धर्माचार्य थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू और कहा कि ये लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप है जिस पर संसद को अधिकार नहीं। काफी चीजें हुई और बाबू राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल को उस स्वरूप में पारित करने के विरोधी थे जिस स्वरूप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाहते। डॉक्टर अंबेडकर का भी इसी मुद्दे पर इस्तीफा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े सामाजिक सुधार करना चाहता हूं। अन्य नेताओं का मानना था कि देश इसके लिए तैयार है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तत्कालीन परिस्थिति तो मुझे भी नहीं मालूम क्या थी क्या, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उस आधार पर यही है कि ये एक विवाद का बिंदु था। यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे इस पर सवाल, और इस पर पूछने से कोई लाभ भी नहीं है। हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर असहमति रहती है और असहमति होना लोकतंत्र की बड़ी पहचान। अगर मुद्दों पर असहमति है तो जान लीजिए कि लोकतंत्र जीता। लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि आपको अपने पड़ोसी के साथ असहमति होते हुए भी उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। सब कुछ आपकी मन मर्जी के हिसाब से नहीं। तो पहला हिंदू कोड बिल मैंने आपको बता दिया। दूसरा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। मैं बाबू राजेंद्र प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर है चाहे कोई हो, वो वहां गए, उनका जीर्णोद्धार भी हुआ। सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रल फंक्शन में वो एक और पंडित नेहरू की सोच। राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि नहीं, धर्म व्यक्तिगत चीज है और ये कहीं भी सेकुलरिज्म से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हम धर्म के आधार, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम अपने धर्म का भी पालन नहीं करें। और तीसरा जो उनके मुगल गार्डन उससे पहले वायसराय के समय में जनता के लिए दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं था। अब वो उन्होंने 1 महीने खोलने का नियम उन्होंने ही बनाया। के बाद से दिसंबर में खुलता मुझे लगे तो कभी। जी सर। मुगल गार्डन जो है खोलने का, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो पंडित नेहरू को अक्सर सलाह दिया करते। और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ चंद मुद्दों को छोड़ करके कॉम्बिनेशन वाज हारमोनियस, हारमोनियस कॉम्बिनेशन ही था, कुछ ऐसा नहीं था। और मतभेद तो हमेशा रहे, कोई नई चीज हर जगह हो। चलिए आगे हम चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद, उनकी डेथ भी 1 आध साल बाद ही हो गई। 63 में तो डेथ ही हो गई। 62 में उन्होंने टेन्योर छोड़ा, उसके 7-8 महीने बाद ही डेथ हो गई। पटना में एक सदाकत आश्रम है, उनकी डेथ हुई फरवरी के आसपास। मुझे जहां याद है 28
सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब इलेक्शन हुआ, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। अब आ रही है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है सेकंड प्रेसिडेंट थे 1962 से लेके 67 के बीच में। और जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, सर वॉइस नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है? सर अब आ रही है सर। आगे बात नहीं आई? अब आ रही है सर। तो 62 तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज एन एजुकेशनिस्ट, ये सब जानते हैं। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर आ रही। और जो वेदांत की फिलॉसफी है उसे रीइंफोर्स करने में और री एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। आवाज क्लियर है ना या चली गई? क्लियर है सर। तो 67 से लेकर के 62 से लेकर के 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं और 67 में उनके प्रेसिडेंशियल टर्म समाप्त होने के बाद सन 62 से 67 तक जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भारत के राष्ट्रपति बने और जाकिर हुसैन बेसिकली 1948 से लेके 55 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। जाकिर हुसैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोनों ही एजुकेशनिस्ट थे, दोनों ही शिक्षा शास्त्री थे और शायद भारत के
वैसे पहले राष्ट्रपति थे। आप आया सर वॉइस गड़बड़ कर रहा है सर। क्या प्रेसिडेंट वाला जो इन 4 अभ्यर्थियों ने बताया वो आपकी समझ में आया या नहीं आया? आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी सर क्लियर है सर। सर आ रही है। आ रही है सर। आवाज क्लियर हो गया? आगे बढ़े? जी सर। जी सर। गुड। आर्टिकल 56, President shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। अब एक चीज जान लीजिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। भारत के राष्ट्रपतियों का चुनाव जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद के इलेक्शन से लेके अब तक का करा दूंगा मैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे हुआ है, भारत के राष्ट्रपतियों का चुनाव, वो मैं सब आपको उसकी जितनी भी चीजें हैं फैक्ट्स वो बता दूंगा। बाकी बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी, कौन कौन मेन उम्मीदवार थे, किस पार्टी ने किसको सपोर्ट किया, कहाँ सेकंड राउंड की काउंटिंग की जरूरत पड़ी, कहाँ थर्ड राउंड की जरूरत पड़ी, और कहाँ पर जो है वो यूनानिमस हुआ बिल्कुल। और तो इसी तरीके से जो भी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आई विल कंप्लीट, तो उसकी अलग चीज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो इसकी प्रैक्टिस है। इसमें लिख रहा है 5 साल के लिए होंगे और प्रेसिडेंट जो है इस्तीफा देंगे वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए। आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट में फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट जो है इम्पीचमेंट से हटाए जा सकते हैं, आर्टिकल 61 में इसका जिक्र है, 56 में ये बात लिखी हुई है। और सी है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट रिजाइन द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द सक्सेसर। मतलब अगर 5 साल पूरे भी हो गए और सक्सेसर जो है वो 2 दिन बाद आ रहे हैं, 4 दिन बाद आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो ही शैल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल हिज सक्सेसर जॉइन्स द ऑफिस। मतलब ये है कि भारत के सुप्रीम कमांडर और भारत के सर्वोच्च जो प्रथम नागरिक हैं उनका जो पद है वो वेकेंट नहीं रहेगा किसी भी सूरत में, ऐसा कभी रहा भी नहीं। आजादी मिलने से लेकर के सन 50 से लेकर आज तक कभी वेकेंट नहीं रहा। एंड आगे कहाँ है? 57 में लिख रहा है हु होल्ड्स ही हैज होल्ड ऑफिस सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन कैन बी एलिजिबल री इलेक्शन। मतलब कि री इलेक्शन पे कोई पाबंदी नहीं है, 2 बार 3 बार, जैसे यूएस में 2 बार की पाबंदी है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, चाहे तो 3 बार भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक केवल एक ही है, बाबू राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई जो है वो रहे नहीं। ये आर्टिकल 57 कहता है। 58 में बस इतना लिखा हुआ है, 58 57 तक ही करते हैं। आज हमने कितने से शुरू किया है? आज हमने किया 52, 53, 54, 55, 56, 57। उसके बाद 58 से लेकर के 62 तक ये हम कल करेंगे। और कल के साथ साथ इसमें प्रेसिडेंशियल जो हमारे इलेक्शन हुए हैं, इम्पीचमेंट से लेकर के सारी चीजें हम आपको बताएंगे और इनके इलेक्शन का प्रोसेस भी बताएंगे। लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आपको पता ही होगी, सभी चीजें। कौन कौन में इलेक्शन में 15वें राष्ट्रपति हैं, टेन्योर भी आपको पता ही होगा मुझे लग रहा है। सबसे ज्यादा जो टेन्योर और सबसे कम टेन्योर भी आपको पता ही होगा। सबसे कम टेन्योर किनका रहा है, कोई बता सकता है? सर वीवी गिरी थे क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी का क्या होगा? वीवी गिरी तो 2 बार रहा है, एक बार एक्टिंग ना एक बार मेन रहा है, तो मेन वाला टेन्योर कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर जाकिर जस्टिस हुसैन साहब 2 हिदायतुल्लाह साल का करीब रहे, 2 साल करीब रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सर जस्टिस हिदायतुल्लाह है सर, उनका सर उन्हीं का रहा है सर, जाकिर हुसैन का। अरे बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों में भाई। अरे भाई उसमें एक्टिंग नहीं गिने जाते। एक आदमी जो है वो एक पद पर भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, किसी की डेथ हो गई किन्हीं की, या किन्हीं का जो है वो कोई और कारण से नहीं रहे, तो उस बीच में जो एक्टिंग काम कर रहा है ही इज नॉट काउंटेड। ये जो जीएस की किताबें आपने वो छोटी छोटी पढ़ रखी हैं वो बड़ा खतरनाक है आपके लिए।
दैट इज नॉट काउंटेड। मैं केवल बात कर रहा हूँ डॉक्टर इनकी जाकिर हुसैन साहब की। जाकिर हुसैन लगभग मेरे ख्याल से 2 साल में 10 दिन कम थे, 2 साल पूरे नहीं हुए थे, 2 साल 11 महीने 20 दिन के आसपास ही डाइड। तो वो सब नहीं काउंट करना आपको, वो जो एक्टिंग वाले उन्हें काउंट नहीं करना इसमें। अगर until the context otherwise requires, या तो फिर आंसर में ही उनका जिक्र हो तब आप उन्हें काउंट करेंगे, अदरवाइज रूटीन में भी नहीं काउंट करेंगे। सबसे ज्यादा बाबू राजेंद्र प्रसाद साहब का रहा है टेन्योर। मोटा मोटा आप जान लो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के मई 1952 तक, और 52 में उनका 3 बार इलेक्शन है। तो आपको पता ही होगा, मैंने शायद बताया भी होगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन 2 बार प्रेसिडेंट रहे, 3 बार इलेक्शन हुआ। ऐसा 1950 में जो इलेक्शन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कर दिया। उसके बाद 52 में, मई 52 में फिर से इलेक्शन हुआ। अब आप कहेंगे क्यों हुआ? मई 52 में इलेक्शन इसलिए हुआ है कि देश में 51-52 में आम चुनाव हुए, जो अक्टूबर 51 से लेकर अप्रैल 52 तक चले थे। तो जब आम चुनाव के बाद नई लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब गठित हो गई, तो उन्होंने फिर से इलेक्शन हुआ इसी कॉलेज के तहत। 52 में इलेक्शन हुआ, 52 से 57 तक रहे हो, और 57 में तो फिर वो तो रूटीन में आ गया ना चीज। 13 मई 57 तक, और 13 मई 57 से लेकर 13 मई 62 तक, बहुत ज्यादा दिन तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन 13 मई की डेट थी, जो अब आकर के 25 जुलाई में फिक्स हो गई है। इस जमाने में 13 मई रही है। तो 13 मई 62 से लेकर 67 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। अच्छा, फिर उसके बाद 13 मई 67 से लेकर 69 तक, 3 मई को डेथ हुई है, बिल्कुल सही याद था मुझे। 2 साल 1 साल 11 महीना 20 दिन, 3 मई को डेथ हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रहे 69 तक, और 69 में 2 एक्टिंग रहे, वीवी गिरी जुलाई तक, 3 मई को हो गए थे एक्टिंग, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट थे, और 20 जुलाई तक रहे। 20 जुलाई से लेकर अगस्त तक फिर एम हिदायतुल्लाह एज ए चीफ जस्टिस रहे। एम हिदायतुल्लाह साहब बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के बाद। तो उसकी कहानी यह है कि बीबी गिरी साहब जो है इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वाइस प्रेसिडेंट के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने का वाइस प्रेसिडेंट का जब पद वेकेंट हो गया, तो जो प्रेसिडेंट का वो एडिशनल काम कर रहे थे वो भी वेकेंट था ही ऑलरेडी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एम हिदायतुल्लाह साहब लगभग जुलाई और अगस्त 1.5-2 महीना रहे थे। फिर उसके बाद बीबी गिरी इलेक्शन जीत गए, और जीतने के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी रहे हैं 69 से लेके जान लो आप 74 तक, 24 अगस्त 74 तक। फिर 74 में फखरुद्दीन अली अहमद जो 77 तक रहे, ये लगभग 2 साल और लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने के आसपास रहे। हाँ सही है, इनकी फरवरी में डेथ हुई है, फरवरी 77 में, फखरुद्दीन अली अहमद। मेरे जन्म के समय फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। मेरा जन्म 16 नवंबर 1974 का है। और उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी रहे 77 से लेकर 77 में इनका इलेक्शन हुआ, नीलम संजीवा रेड्डी का। एक्चुअली हुआ क्या कि उस बीच में फरवरी में डेथ हुई, फरवरी में इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन हुआ 77 जुलाई में जाकर के। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक बीडी जत्ती रहे। एनएस रेड्डी सन 82 तक। मैंने बचपन में इनका बहुत नाम सुना रेडियो पर, नीलम संजीवा रेड्डी का। सन 80, सन 79 के आसपास रेडियो, भाई तब रेडियो ही हुआ करता था, टेलीविजन तो था ही नहीं। टेलीविजन इंडिया में 81 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फिर नीलम संजीवा रेड्डी जुलाई, 25 जुलाई की जो डेट है तभी से फिक्स हुई, आप देख लीजिए बिल्कुल। 25 जुलाई 77 से 82, और 82 से 87 ज्ञानी जैल सिंह, और 87 से 92 आर वेंकटरमन, 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा, 97 से 2002 बिल्कुल फिक्स टेन्योर चल रहा है। किया नारायणन, 2002 से 2007 एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल 7 से 12, और 12 से 17 प्रणब मुखर्जी, और 17 से 22 रामनाथ कोविंद, और 22 से द्रौपदी मुर्मू। नीलम संजीवा रेड्डी से 25 जुलाई फिक्स हो गई है डेट। ये मोटा मोटा है। 10:25 हो चुके हैं, 10:30 पे क्लास खत्म होगी। कल की क्लास आप
आपके वो लेंगे कुलदीप बाबू की क्लास साफ करिएगा। सुबह 9 बजे सभी लोग एब्सेंट मत मारिएगा, और एब्सेंट मारना जो है वो परफॉर्मेंस आपकी खराब करेगा। किसी को बहुत अगर ज्ञान हो गया हो तो वो भी क्लास करे, मेरा उससे ये रिक्वेस्ट है। और कल आप अपनी क्लास मेरी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? रखना चाहते हैं तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। आप बताओ रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते? डीपीएसपी के सवाल भी पूछूंगा कल तीनों। बताओ। सब तैयार है। रख लीजिए सर, रख लीजिए। कितने बजे? दोपहर में सर 1 बजे से। बताओ। शाम को तो रखना नहीं चाहता मैं। नहीं, इवनिंग नहीं, कल संडे इवनिंग। कल संडे इवनिंग को नहीं, डॉक्टर भी नहीं बैठते संडे इवनिंग में। संडे इवनिंग नहीं। दोपहर 1 बजे सही है सर। सर आप वो और करा दीजिए, कमिश्नर प्रणाली जो बनी है यूपी में, ये किस तरह काम करती है? जी सर। प्रेसिडेंट पढ़ो यार, कॉन्स्टिट्यूशन कर लो पहले, ये तो सब करा ही दूंगा, इसमें क्या है। बोलो। हाँ सर 1 बजे ठीक है। क्या कमिश्नरेट प्रणाली करनी है कल? नहीं उसमें सवाल तो आएगा नहीं, उसमें सवाल नहीं आएगा। आई डोंट थिंक उसमें से कोई सवाल आएगा। थोड़ा सा बता देना कमिश्नरेट प्रणाली, कल समझा देना सर इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक, तो 3 बजे रखा जाए? ठीक है सर। या 4? 3 या 4? सर 4 बजे। 4 बजे सर। नहीं सर 3 बजे, 3 बजे, 4 नहीं। 4 बजे सही रहेगा सर। 3:30 कर लें? लड़ लो। जी सर। 3:30 से 5। 3:30 से 5। ठीक है सर, ठीक है। मुझे एक बार 3:15 बजे 3:20 पे फोन जरूर कर देना। ओके सर, ओके। ओके, गुड। रिकॉर्ड